Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to explain you the how to prepare the statement of cash flows. And first of all, we will be considering the format of the statement of cash flows. There are two types of format. There are mainly two methods for the preparation of statement of cash flows. One is direct method and the other one is indirect method. Mostly for the publishing reporting purposes, indirect method is used. So we will also be concentrating more on the indirect method. So in order to prepare the cash flow statement, first of all we have to see that there are three main sections of the statement of cash flows. One is operating activities section, second one is investing activities section, and the third one is financing activities. So we will be seeing the calculations of all three sections one by one. This is the condensed फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी जबकि स्टेटमेंट जो है उसकी आप कैलकुलेशंस ये आप जैसे कि देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेक्शन है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके नीचे बहुत सारे इंडिविजुअल आइटम्स आएंगे, ये आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है, उसको हम ऐड करेंगे और फिर फाइनल वैल्यू जो होगी उसको कहेंगे नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने कितना कैश प्रोवाइड किया या उसमें यूज़ हो गया. ठीक है, अगर प्लस वैल्यू आई तो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इन द सेम वे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हेडिंग बनाया जाएगा और उसके नीचे इंडिविजुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो भी होंगे वो लिखे जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से. इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज लिखे जाएंगे और उनको टोटल किया जाएगा, और इन दी एंड जो है हम तीसरी एक्टिविटी जो है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उसके भी आंसर को आउटर कॉलम में ले जाएंगे. इस तरीके से हमारे पास थ्री वैल्यूज़ आ जाएंगी. नंबर वन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड वन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड थर्ड वैल्यू नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश का हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये वो वैल्यू होगी जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक साल लिया है तो इस साल के दौरान हमारे पास जितना कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसकी वैल्यू आ जाएगी. फिर हम इसके अंदर अपनी बैलेंस शीट में से जो है पिछले साल का एंडिंग बैलेंस लेंगे जो कि इस साल का बिगनिंग बैलेंस होगा. कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ऐड करके हमें कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड हासिल हो जाएगा. ये जो आखिरी कैश बैलेंस होगा दिस शुड टैली विद द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द कैश. तो इस तरीके से जो है हमें एक क्रॉस चेकिंग हासिल हो जाएगी कि बैलेंस शीट के अंदर मौजूद एंडिंग बैलेंस जो है वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हासिल होने वाला फाइनल फिगर कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड के इक्वल होना चाहिए. फिर प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में हम ये बात कर रहे हैं कि नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है सेपरेटली एक नोट की शक्ल में. तो बहरहाल ये एक नोट होगा, इंपॉर्टेंट नोट है. अब ये एक हमारा एक कंडेंस फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपके सामने है. अब इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमने लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऐड करते चले जाना है. ये एक जनरल फॉर्मेट आपके जहन में रहना चाहिए एज सुन एज वी प्रोसीड फर्दर. This is a brief exercise before we proceed to the preparation of the cash flow statement. Let's see what are the kind of activities or transaction these are. So illustration is to classify each of these transactions by type of cash flow activity. For example, सबसे पहले हम देखते हैं कि issued 100,000 Hong Kong $50 par value ordinary shares for this much amount. तो इसमें हमें कैश रिसीव हो गया और इसमें जो है हमने पार वैल्यू व्हाट्सएवर जो भी थी 50 थी डॉलर्स की, लेकिन हमें जो है वो एक्सेस वैल्यू पे ये अमाउंट रिसीव हो गई. फ़िलहाल अभी हम इसके एनालिसिस में नहीं जा रहे कि पार वैल्यू कितनी है और नो पार वैल्यू कितनी है. हम सिर्फ और सिर्फ इसके इस एस्पेक्ट की तरफ आ रहे हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है. तो ऑब्वियसली ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. बोरो किए हैं हमने
कैसल बैंक से 5 इयर्स नोट जो है वो लिखा है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म फंड जो है वो रिसीव हो रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गई। परचेज टू सेमी ट्रेलर ट्रक्स फॉर दिस मच कैश, क्योंकि कैश इन्वॉल्व है, कैश रिसीव हुआ है और फिक्स एसेट है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ गया। पेड एम्प्लॉयज़ दी सैलरीज, तो ये इनकम स्टेटमेंट आइटम है, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। इसी तरीके से हमने कुछ रेवेन्यू अर्न किया है जो कि हमारे ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो अब हम जो है एक्चुअली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने बता दिया कि हमें डाटा क्या रिक्वायर्ड होता है। डाटा जो रिक्वायर्ड होता है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 2 साल की बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है, एक करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की। इसी तरह हमें करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है किसी भी ट्रायल बैलेंस के साथ एसोसिएटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको आप एडजस्टमेंट्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन के तौर पे जानते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें करंट ईयर की रिक्वायर्ड होती है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप there are 3 major steps. Step 1 is to determine the net cash provided or used by operating activities by converting net income from an accrual basis to a cash basis. आपको याद होगा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली वर्क्स ऑन accrual basis. इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis और इसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन को हमने प्रिपेयर करना है और उसके अंदर जो है नेट इनकम को नेट कैश में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली हमारा जो मेन पर्पस है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, वो यही है कि हम जो है उसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से कैश एस्पेक्ट सिर्फ ले लेते हैं और एक्रूवल एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, और इस तरीके से हमें कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हासिल हो जाते हैं। So this step involves analyzing not only the current year's income statement but also the comparative balance sheets and selected additional data. ये याद रहे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन को प्रिपेयर करते हुए मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या लेना होता है। सो आपको रिवाइज करने के लिए मैं आपको उसी प्रीवियस स्लाइड पे ले आया हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सेक्शन में हमने इनकम स्टेटमेंट आइटम्स मेनली लेने होते हैं एंड वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। ये एक एडजस्टमेंट होती है। फिर दूसरी एडजस्टमेंट इसके अंदर होती है चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। तो ये दो हमारे पास जो है वो मामला होते हैं जिनको हमने मेनली इसमें कवर करना होता है। So in the second step, analyze changes in non-current assets and liability accounts and record as investing and financing activities or disclose as non-cash transactions. This step involves analyzing comparative statements of financial position, data and selected additional information for their effects on cash. तो जैसे कि मैं आपके साथ प्रीवियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की स्कीम भी शेयर कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग की भी शेयर कर रहा हूँ कि जिसके अंदर आपने चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड करना है। चेंजेस के रिकॉर्ड करने के बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और इसी तरीके से फिर हमें कैश फ्लो का पता चल जाएगा। ये स्टेप 2 इसके अंदर जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों को उसमें पुट कर दिया है। इसी के से स्टेप 3 जो है कंपेयर द नेट चेंज इन कैश ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विद द चेंज इन द कैश अकाउंट। ये तीसरा स्टेप आखिरी जो है इसको रिकॉन्सिलिएशन भी आप कह सकते हैं, यानी जब आप तीनों एक्टिविटीज़ को नेट कैश प्रोवाइडेड तीनों का आपने ऐड कर लिया, तो उसके बाद फिर आपने उसमें बिगनिंग बैलेंस को ऐड करना है और उसके बाद फिर आपको फाइनल वैल्यू जो है वो हासिल हो जाएगी एज अ वैल्यू विच इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैश। इसको एक और तरीके से भी आप कह सकते हैं कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर्स कैश अकाउंट वैल्यू जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट में शो हो रही है, बैलेंस शीट में शो हो रही है, उसका जो डिफरेंस है वो शुड बी इक्वल टू द वैल्यू गिवन बाय स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एंड वाई इनडायरेक्ट मेथड्स, तो इसकी दो रीज़न हैं। कंपनीज जो हैं वो
इनडायरेक्ट मेथड को फेवर करती हैं और जो है मोस्टली ये यूज़ होता है। इसकी पहली रीज़न ये है कि इट इज़ ईजियर एंड लेस कॉस्टली टू प्रिपेयर। कॉस्टली से मुराद ये है कि इसके ऊपर जो है लेस एफर्ट जो है वो एक्सर्ट होती है, तो इसलिए इसलिए जो है ये इसके बारे में कहा। दूसरा पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं भी इसको लाइक करता हूँ, इट इज़ कि इट फोकसेस ऑन डिफरेंसेस बिटवीन नेट इनकम एंड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये नेट इनकम से स्टार्ट होता है ये सेक्शन और नेट कैश पे एंड होता है, जिसमें जो ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाती है, कुछ रिकॉन्सिलिएशन हो जाती हैं, कुछ नॉन कैश आइटम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो हमें कंसेप्चुलाइज हो जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं। इस वजह से ये मेथड जो है वो बेहतर है, इनडायरेक्ट मेथड। here is the illustration data। तो इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम इसमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को प्रिपेयर करेंगे और इसको ज़रा देख लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक्स में से भी देख लें। तो इसमें जो है आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है 2017 की, और रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन चूँकि हमें अलहदा से रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए इसको सेपरेटली शो कर दिया है फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट्स, लॉस की वैल्यू शो कर दी है। एज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर फ्रॉम द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कैसे हमने इसको करना है, इट इज़ नॉन कैश आइटम। इसी तरीके से ये आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट आ गई है। तो ये हमें 1 साल की रिक्वायर्ड होती है करंट ईयर की। इसी तरीके से हमें 2 ईयर्स की कंपैरेटिव बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको कहते हैं, 16 और 17 की। 17 की हमने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो हमें जो है 16 और 17 की जो है बैलेंस शीट रिक्वायर्ड होगी। तो इसके साइड पे ये जो है कैलकुलेशन कर दी गई है आपकी सहूलत के लिए कि इन बैलेंसेस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो इन चेंजेस को हम जो है जब लिख लेंगे तो ईज़िली हम उसके बाद फिर आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की पोजीशन में होंगे। तो इसमें जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बहुत सिंपल है। 2016 में जो है लैंड की वैल्यू 20,000 यूरोज़ है और 2017 में 130,000 यूरोज़ इसकी वैल्यू हो गई। तो ऑब्वियसली कितना इसमें इंक्रीज़ हुआ है, 110,000 का इंक्रीज़ हुआ है। तो आपने ये साइड पे इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हुए आपने लिख लिया। इसी तरीके से बिल्डिंग जो है 40,000 थी, अभी 160,000 हो गई है, तो इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, 120,000 का हो गया। तो इसी तरीके से आपने इन तमाम वैल्यूज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को नोट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कोई डिक्रीज़ की आइटम ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल जो है 30,000 2016 के एंड पे थे और इस वक्त जो है 20,000 हो गए। इट मीन्स हमने जो है पूरे साल के दौरान मुख्तलिफ तरीके से रिसीवेबल कम और या ज़्यादा होते रहे, बट अगर हम लास्ट डेट को अगर कंपेयर करें तो 10,000 डिक्रीज जो है अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू में आ गया। अभी हम इसको यूज़ करेंगे इसकी कैलकुलेशंस के अंदर।